लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 40वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुचरिता नीचे दालान में आकर हारान बाबू के सामने खड़ी हुई और बोली, आपको क्या कहना सुनना है कहिए। हारान, बैठ जाओ। सुचरिता बैठी नहीं, चुपचाप खड़ी ही रही। हारान ने कहा, सुचरिता तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। सुचरिता ने कहा, आपने भी मेरे साथ अन्याय किया है। हारान ने कहा, क्यों, कैसे? मैंने तुमको जो वचन दिया वो अब भी। सुचरिता ने बीच ही में रोककर कहा, न्याय क्या केवल मुंह की बात से ही होता है? उसी वचन पर जोर देकर क्या आप अपने कामों से मेरे ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं? एक सत्य क्या सहस्त्र मिथ्या की अपेक्षा बड़ा नहीं है? मैंने अगर 100 दफे भूल की हो तो क्या आप जबरदस्ती मेरी उस भूल को अग्रगण्य करेंगे? आज जब मुझे अपनी वो भूल मालूम पड़ गई है, तब मैं अपनी पहले की किसी बात को स्वीकार नहीं करूंगी। स्वीकार करने से ही मेरा अन्याय होगा। हारान बाबू की समझ में किसी तरह ये बात नहीं आती थी, किंतु सुचरिता का ऐसा परिवर्तन किसी प्रकार संभव हो सकता है। उसकी पहले की स्वाभाविक नम्रता और चुप रहने की, कम बोलने की आदत आज जो इस तरह नष्ट हो गई है, उसका कारण उन्हीं का आचरण है। अनुमान करने की शक्ति और विनय का भाव उनमें नहीं था। उन्होंने मन में सुचरिता के नए साथियों पर दोषारोपण करके सुचरिता से पूछा, तुमने क्या भूल की थी? सुचरिता ने कहा, ये बात मुझसे क्यों आप पूछते हैं? पहले मेरा मन था, अब नहीं है। इतना ही क्या यथेष्ट नहीं है? हारान ने कहा, ब्राह्म समाज के आगे जो हम जवाब दे हैं, समाज के आदमियों के आगे तुम क्या जवाब दोगी? और मैं ही क्या कहूंगा? सुचरिता, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। आप अगर कहना चाहें तो कहेंगे कि सुचरिता की अवस्था थोड़ी है, उसकी बुद्धि नहीं है, उसकी मति अस्थिर है, जो जी चाहे वही कहिएगा। किंतु मेरी इस बारे में यही आखिरी बात है, बस। हारान, आखिरी बात हो ही नहीं सकती। परेश बाबू अगर... इसी बीच में परेश बाबू वहां आ गए। उन्होंने कहा, क्या हारान बाबू, मेरी क्या बात आप कह रहे हैं? सुचरिता इस समय दालान से अन्यत्र जा रही थी। हारान बाबू ने पुकार कर कहा, सुचरिता, जाना नहीं, परेश बाबू के सामने बात हो जाए। सुचरिता घूमकर खड़ी हो गई। हारान ने कहा, परेश बाबू इतने दिन बाद आज सुचरिता कहती है कि इस विवाह में उसका मत नहीं है। इतने बड़े विषय को लेकर उसको क्या इतने दिन तक लड़कपन या खेल करना उचित था? ये जो निंदनीय विघ्न उपस्थित हुआ, इस बात के लिए क्या आपको भी जवाब देना होना होगा? परेश बाबू ने सुचरिता के सिर पर हाथ फेर कर स्नेह के स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारे यहां ठहरने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। ये मामूली बात सुनते ही दम भर में सुचरिता की दोनों आंखें डबडबा आईं। वो चटपट वहां से चली गई। परेश बाबू ने कहा, सुचरिता ने अपने मन को अच्छी तरह समझे बिना ही विवाह के लिए सम्मति दी थी। ये संदेह बहुत दिन से मेरे मन में पैदा होने के कारण ही समाज के सब लोगों के सामने आप लोगों के संबंध को पक्का करने के बारे में मैं आपके अनुरोध का पालन नहीं कर सका था। हारान ने कहा, सुचरिता ने उस समय अपने मन को अच्छी तरह समझकर ही सम्मति दी थी और इस समय बिना समझे ही असम्मति प्रकट कर रही है। इस तरह का संदेह आपके मन में नहीं उत्पन्न होता? परेश ने कहा, दोनों ही बातें संभव है, किंतु कैसा भी संदेह क्यों न हो, ऐसी अवस्था में विवाह नहीं हो सकता। हारान बाबू, आप सुचरिता को अच्छी सलाह न देंगे? परेश, आप निश्चय जानते हैं सुचरिता को मैं कभी अपनी शक्ति भर बुरी सलाह नहीं दे सकता। हारान बाबू, यही बात अगर होती तो सुचरिता का ऐसा परिणाम कदापि न हो सकता। आपके परिवार में आजकल जो बातें होने लगी हैं, सो सब आपकी अविवेचना का ही फल है, और ये बात मैं साहस करके आपके मुंह पर ही कह रहा हूं। परेश बाबू ने जरा हंसकर कहा, ये तो आप ठीक ही कह रहे हैं। अपने परिवार के अच्छे बुरे सभी परिणामों की जिम्मेदारी मैं न लूंगा तो और कौन लेगा? हारान बाबू, आपको इसके लिए पछताना पड़ेगा। परेश बाबू, पश्चाताप तो ईश्वर की दया है। अपराध को ही इतना डरता हूं हारान बाबू, पश्चाताप को नहीं। सुचरिता ने प्रवेश करके परेश बाबू का हाथ पकड़कर कहा, बाबूजी, आपकी उपासना का समय हो गया, चलिए। परेश बाबू, हारान बाबू तो क्या जरा बैठिएगा। हारान बाबू केवल ना कहकर
तेजी के साथ चले गए। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 40वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।